दोस्तों आज हम मंथन में बात करेंगे मेडिकल साइंस के बारे में। नॉर्मली ये कहा जाता है कि मेडिकल साइंस में कुछ एक फील्ड्स ऐसी हैं जो आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन उसके बारे में लोगों की अवधारणा कुछ अलग-अलग तरीके की होती है। जैसे हम बात करें प्लास्टिक सर्जरी की, कॉमन आदमी ये समझता है कि अगर मेरे को कोई इंजरी हो जाएगी या मेरा कोई बॉडी का पार्ट खराब हो जाएगा या कहीं जल जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जिनसे हम आज आपकी मुलाकात करवाएँगे, वो आपको बताएँगे कि प्लास्टिक सर्जरी इतनी नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं शहर के जाने-माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर वीडी सिंह जी से और जानेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में और क्या है इसकी डिफरेंट-डिफरेंट ब्रांचेस, क्या-क्या इसमें आता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो ये बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी जो एक कॉमन आदमी है, उसके लिए ये है कि अगर मेरा कोई नुकसान हो गया, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि तब ही प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है और आप तो एक स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल चला रहे हैं सिर्फ़ प्लास्टिक सर्जरी के लिए। जी, तो सर इसकी क्या-क्या डिफरेंट-डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। प्लास्टिक सर्जरी ऐसा है कि एक बहुत विशाल कैटेगरी है, जी, प्लास्टिक सर्जन एक सर से लेके पाँव तक किसी भी हिस्से में इन्वॉल्व होते हैं ओके, और ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसको बाकी सारी स्पेशलिटीज़ कभी न कभी बुलाती हैं अपनी हेल्प के लिए, जी, ठीक है? तो आप पूछेंगे इतना कुछ क्या करते हैं आप? जी, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज़ में जी, डिवाइड करके आपको समझाते हैं कि राइट, क्या-क्या उसमें प्लास्टिक सर्जरी में होता है। जी, पहले केसेस हमारे पास तो वो आते हैं जिनको हम बाय बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं या जन्म से उसमें कोई डिफॉर्मिटी है या डिफेक्ट है या विकार है जिसको बोलते हैं। उस तरह के केसेस सारे मोस्टली जो विकार देखते हैं आप, जो विकार बाहर नज़र आते हैं, जी, है ना? वो सारे प्लास्टिक सर्जरी में आते हैं जी, करेक्शन के लिए। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा जो उदाहरण तौर जैसे क्लेफ्ट है, बच्चों के होंठ कटे हुए हैं, फटे हुए हैं, जी, यू नो, तलवे में 6 का तलवा बना ही नहीं हुआ, जी, किसी के 2 नाक बन गए, जी, किसी का नाक ऐसा बन गया कि उसमें छिद्र ही नहीं है साँस लेने के लिए, जी, ठीक है? कई बच्चे पैदा होते हैं, उनके कान बहुत बाहर होते हैं, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह देते जेनेटिक हैं, डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं या बर्थ डिफेक्ट्स ज़्यादा बट कहते हैं, राइट, कंजेनिटल डिफेक्ट्स, जी, ठीक है? या किसी के कान है ही नहीं बिल्कुल, हुँ, हुँ, ठीक है? उँगलियाँ हैं, जुड़ी हुई हैं, हुँ, हुँ, इंद्रियाँ हैं, पेशाब करने वाली इंद्री है, उसमें डिफेक्ट है, उसमें छिद्र जो पेशाब को लाने वाली जगह है, वो कहीं और बन गई, ओके, ठीक है? हुँ, या बचपन से ही हमारे विकार ऐसे हो गए कि हम चल नहीं सकते प्रॉपरली, जी, ठीक है? आँखें झुकी हुई हैं, आँखें बैठी हुई हैं, पलकें उठती नहीं हैं, हुँ, हुँ, तो ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स हैं, राइट, राइट? तो इन बर्थ डिफेक्ट्स की करेक्शन के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास लोग आते हैं। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई, बर्थ डिफेक्ट्स राइट, और कंजेनिटल ठीक है डिफेक्ट्स। सर, दूसरी मेन कैटेगरी है, उसमें हम कहते हैं पोस्ट इंजरी डिफेक्ट्स। जी, हमारी चोट लगने के बाद जो डिफेक्ट होते हैं। अब जी, चोट किस तरह की होती है? किसी का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल सा या रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो पूरी की पूरी बाजू की चमड़ी उतर गई जैसे, बिल्कुल सर, ठीक है? किसी का नाक कट गया हुँ, हुँ, एक्सीडेंट में, कान कट गया, हाथ कट के टोके में आके या फैक्ट्री में आके हाथ सेपरेट हो गया बिल्कुल। जैसे पटियाला में कांड हुआ था, वो किसी निहंग ने हाथ ही काट दिया था एक बिल्कुल पुलिस निहंग वाले ने का, हाथ बिल्कुल, काट दिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या उँगलियाँ कट गई जी, हमारी, ठीक है? हुँ, तो इनका जो पुनर्निर्माण है, इनको जोड़ना है जो, हुँ, हुँ, ठीक है? वो भी प्लास्टिक सर्जरी में माइक्रोवास्कुलर सर्जरी के द्वारा हम उसको दोबारा जोड़ते हैं और वो काम करता है, जी, ठीक है? और इसी तरह जलने के बाद कितने-कितने लोग जुड़ जाते हुँ, हैं, खा नहीं सकते, हाथ काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, हुँ, हुँ, तो उनकी जो करेक्शन है वो प्लास्टिक सर्जरी में की जाती है। तो ये पोस्ट इंजरी डिफेक्ट्स हैं। जी, इसी तरह डिफेक्ट्स होते हैं, इंजरी में बात कर रहे हैं तो जैसे कैंसर है किसी को, जी, सपोज किसी को जबड़े का कैंसर है या मुंह के अंदर माउथ कैंसर बड़ा कॉमन है टोबैको च्यूइंग की वजह से। हुँ, हुँ, वो जो कैंसर सर्जन है वो क्या करते हैं, सारा कुछ जो भी कैंसर में इन्वॉल्व चीज़ है उसको निकाल के फेंक देते हैं। जी, उसमें हड्डी भी है, जबड़ा भी है, तो इतना बड़ा डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो वो प्लास्टिक सर्जन को थमा देते हैं कि जी अब इसको ठीक कीजिए आप। अंदर की दुकान सारी बाहर आ जाती हाँ, है। ठीक तो है, उसको ठीक करिए। तो राइट, वो सारे केसेस जो पोस्ट कैंसर सर्जरी डिफेक्ट्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, राइट, ठीक है? करेक्शन के लिए। इसी तरह
ब्रेस्ट स्तन के कैंसर बड़े कॉमन है आजकल, जी। तो ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो गया, पूरी की पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ गई। तो एक ये ब्रेस्ट बहुत बड़ा अंग है एक फीमेल के लिए, जी। यू नो। तो उस ब्रेस्ट को दोबारा से बनाना, पेट की चमड़ी लेके उसको इकट्ठा करके उसको रिकंस्ट्रक्शन करना, ताकि उनमें हीनता भाव ना आए उस पेशेंट में कि मैं एक मेरी चीज एक मिसिंग है। जी। तो उस ऐसी जो रिकंस्ट्रक्शन होती है सारी, वो एक सेकंड पार्ट है प्लास्टिक सर्जरी का। जी। तीसरा जो प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है, जो मोस्टली लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए करते हैं, इसको कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी हम बोलते हैं। तो उसके भी बहुत सारे आजकल ब्रांचेस बन गई हैं। जैसे प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या है कि आपके अंग तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन आपको उस अंग की शेप नहीं पसंद। कोई कहता है जी मेरा नाक मोटा है, इसको पतला कर दो। कोई कहता है लंबा बहुत है, इसको छोटा कर दो। कोई कहता है जी बैठा हुआ है, इसको बाहर कर दो। कोई कान वाला आता है, जी कान हमारे बहुत जन्म से ऐसे हैं, इनको पीछे कर दो, देखने में सुंदर लगे। किसी के लिप्स होंठ बड़े पतले हैं, वो कहते हैं जी होंठ को बढ़ा दो। या बहुत बड़े होंठ हैं तो वो कहते हैं जी इनको छोटा कर दो, ठीक है। बाल नहीं है हमारे सिर पे तो हेयर ट्रांसप्लांट कर दो। और आजकल खाने पीने का तो आपको पता ही है, सबको शौक है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो सबके पेट बड़े बड़े हो रहे हैं, ठीक है। पेट बड़े हो रहे हैं, ब्रेस्ट बड़ी हैवी हो रही हैं बच्चों में, लड़कियों में। तो उनकी करेक्शन करनी, उनको ठीक साइज पे लाना, पेट को जो लटका हुआ चर्बी लटक रही है या फ्लैप जिसका इतना बड़ा लटका, उसको बिल्कुल हटाना, ठीक है। तो ये सब सारे कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं। इसमें बड़ा कॉमन एक प्रोसीजर करते हैं हम आजकल, लाइपोसक्शन जिसको कहते हैं, कि हमारी बाजू मोटी हो गई, हमारे हिप्स मोटे हो गए, तो उसमें से हम चर्बी को निकाल लेते हैं, सक आउट कर लेते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं। तो ये तीसरी वैरायटी है प्लास्टिक सर्जरी की। एक और वैरायटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसजेंडर सर्जरी, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स करवाते हैं। हाँ, जो मेल टू फीमेल कन्वर्शन या फीमेल टू मेल कन्वर्शन, ठीक है। तो ये सारा कुछ मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है जो एक प्लास्टिक सर्जन करता है। अच्छा सर, इसमें आपने जैसे कॉस्मेटोलॉजी की बात करी, आजकल लोगों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है डिटॉक्स करवाने का, कि मेरे रिंकल्स हो रहे हैं जी, मैं रिंकल रोक लूं, मैं अपनी उम्र को कंट्रोल कर लूं, या लोगों को आजकल अपना फेस पॉलिशिंग का बड़ा है, तो सर ये भी सारा प्लास्टिक सर्जरी के पार्ट? हाँ, ये प्लास्टिक सर्जरी की एक कॉस्मेटोलॉजी ब्रांच है जी, जिसमें नॉन सर्जिकल प्रोसीजर बहुत सारे हैं जी। जैसे आपने कहा कि बोटॉक्स है, बोटॉक्स इज बोटुलिनम टॉक्सिन, जिससे हम रिंकल्स जो हैं उनको हटा सकते हैं। तो ये अक्सर आजकल इवन यंगस्टर्स लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारा इंटरव्यू है, हमने जॉब चेंज करी है, हमारा फेस थोड़ा फ्रेश लगना चाहिए, हम यंग लगने चाहिए, तो वो बोटॉक्स करवा के चले जाते हैं। 10 मिनट का प्रोसीजर है, या किसी ने फिलर्स करवाए, अपनी चीज थोड़ी गाल अंदर पिचक गई है उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। किसी के लिप्स मोटे कर दिए थोड़े से इमीडिएटली इंजेक्शन लगा के। तो ये भी एक पार्ट प्लास्टिक सर्जरी का है। अच्छा सर, लोग शौकिया तौर पे चीजें करवा तो रहे हैं, बट बीइंग अ डॉक्टर आपको करना भी है कि लोग आ रहे हैं, लेकिन सर इसके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स क्या है? देखो, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऐसा है कि जितने भी प्रोसीजर्स हम यहाँ पे करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं, नॉर्मली सेफ्टी इज नंबर 1 जी, ठीक है। हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं चूज करते जिसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो, राइट। अब जैसे बोटॉक्स है फॉर एग्जांपल, बोटॉक्स का साइड जो इफेक्ट है वो 6 महीने में खत्म हो जाता है। ओके। और हम बोटॉक्स बोटुलिनम टॉक्सिन जिसको कहते हैं, हम तकरीबन पिछले 22-23 सालों से तो इसी जगह यूज कर रहे हैं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोई नहीं है, वर्ल्ड में रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह फिलर्स के हैं, तो उसमें ये है कि लॉट डिपेंड्स कि जो करने वाला है वो ठीक ढंग से कर रहा है, और जो करवाने वाला है उसकी कोई ऐसी धारणाएं तो नहीं है कि वो बहुत चीज वो एस्टेब्लिश हम नहीं कर पाए, उसको चाह रहा है कि वो मेरे में हो जाए, ठीक है। जैसे कुछ लोग आते हैं जेब से फोटो निकालेंगे जी, मेरे को मैं पूछने वाला था कि कोई आके ये तो नहीं कहता कि सर ये ऐसा दिखना चाहती हूँ, मेरे को ऐसा दिखा दो। बिल्कुल, बहुत आते हैं जेब में फोटोग्राफ मॉडल्स की, एक्टर एक्ट्रेस की लगी होती है जी, मेरा नाक ऐसा बना दो, मेरा जबड़ा ऐसा बना दो। तो हम उनको कहते हैं भाई, अगर मैं शाहरुख खान का नाक अनिल कपूर को लगा दूं तो दोनों बदले बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपकी जो चीज है वो आप पे अच्छी सूट कर रही है, हाँ उसको आप ही के ऊपर और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो धारणा है कि मेरी शक्ल बदल देंगे, वो गलत है।
ऐसा नहीं होता कि हम शक्ल बदल दें किसी की, हम सिर्फ उसको मार्जिनल इंप्रूवमेंट दे देते हैं ताकि वो देखने में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे थोड़ा। अरे सर, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ मेरे जी। चेहरे पे बहुत सारे ये काले काले दाग हैं, अगर मैं चाहूँ मैं इसको साफ करके बिल्कुल क्लीन अप करूँ तो क्या पॉसिबल है? नहीं, कुछ कुछ हद तक तो पॉसिबल है। ओके। ठीक है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि दाग किस लिए पड़े हैं। राइट। ये है कोई इन्फेक्शन की वजह से है, किसी पुरानी बीमारी की वजह से है, या आपको सिर्फ सूर्य की सेंसिटिविटी है, जी। जिसको हम एक्टिनिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, या जी। कुछ ऐसी चीजें हैं। तो ये सारा देख के कि किस वजह से है, देन वी हैव गॉट सम ट्रीटमेट्स जिससे हम इसको बेटर कर सकते हैं। राइट। ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्म। अगर हमें कोई कहे कि मैं जी बहुत डार्क हूँ, मेरे को फेयर एंड लवली जिस तरह ऐड है वो कर दो, सफेद कर वो दो। बिल्कुल गलत है, वो गलत वो है। धारणा ही गलत है। धारणा ही गलत या कोई बहुत वाइट है, वो कहे जी मेरे को थोड़ा सा डार्किश कॉम्प्लेक्शन चाहिए, तो नहीं पॉसिबल। नहीं possible। लेकिन इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। अच्छा सर, पहले जैसे आपने इन सर्जरीज की बात करी, ये सारा जो है ये माना जाता था कि या तो सर्जरी होती थी जब हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है हम उसको करवाते थे, या फिर ये फिल्म स्टार्स का एक शौक होता था कि उनको अपने चेहरे में बदलाव या वो अपनी उम्र को रोकना चाहते थे। तो अब कॉमन आदमी ये सब चीजें करवा रहा है। तो क्या कॉस्मेटोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है कि हर किसी की रीच में आ गई है, या लोग अब पैसा खर्चने से डरते नहीं है? देखो, दोनों चीजें हैं। ओके। एक तो अवेयरनेस बढ़ गई है। जी। ठीक है, अब जैसे जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी शुरू करी थी 1985 में, तो लोग अवेयर ही नहीं थे ये है क्या चीज। तो हमें इतना काम करना पड़ा उसके ऊपर कि लोग अवेयर हो गए अब कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, मैं इस चीज को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, तो ये नॉर्मल जितनी सर्जरीज बाकी हैं उसी के लेवल के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, उतना ही खर्चा आता है। किसी की हर्निया का अगर खर्चा, कोई बड़ा हर्निया है पेट में, उसका अगर 1.5 लाख रुपए खर्चा है आजकल किसी भी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में, तो नोज रीशेपिंग का भी खर्चा इतना सही है। तो ये धारणा ये जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। एक्सपेंसिव इसलिए पहले मानते थे क्योंकि पहले करवाते थे सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस या जिनका ये प्रोफेशन था, मॉडलिंग प्रोफेशन था, उनके पास पैसे ज्यादा थे, प्लास्टिक सर्जन कम थे, तो मुंह मांगी फीस मिल जाती थी उनको। तो ये धारणा बन गई कि नहीं, ये तो सिर्फ वही करवा सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। आज की डेट में हमारे पास गाँव से बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, नॉट वेल टू डू फैमिली से आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, कई बार कुछ रिकंस्ट्रक्टिव वर्क में कुछ स्टेजेस होती हैं कि हम पहली स्टेज में इतना ही कर पाते हैं, दूसरी में इतना कर पाते हैं, तीसरी में इतना ही कर पाते हैं, तो उसमें थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है। ठीक है सर, एक्सपेंस कम अगर करना हो, जस्ट जोक है पार्ट, प्लास्टिक सर्जरी में अगर मैं प्लास्टिक अपना लेके आ रहा हूँ तो खर्चा कम हो सकता है क्या? हाँ, ये बड़ी चीज है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक ही यूज होता है, प्लास्टिक में अपना ले आओ। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो वर्ड प्लास्टिक है जी, प्लास्टिक सर्जरी का, वो एक लैटिन वर्ड से बना है, प्लास्टिकॉस। ओके। ठीक है, हमारे इंग्लिश में जो मोनली वर्ड्स हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस से, ग्रीक, लैटिन ऐसे आए हैं जी। तो प्लास्टिकॉस का जो अर्थ है, मीनिंग है, उसका मतलब था टू रीशेप और टू रीमोल्ड। राइट राइट। तो क्योंकि जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक मटेरियल है, उसको भी हम किसी भी शेप में रीमोल्ड कर देते हैं। जी जी जी। ठीक है ना, उसका मग बना दो, ग्लास बना दो, फिगर बना दो, कुछ भी बना दो उसका। तो क्योंकि वो रीशेप किया जाता है प्लास्टिकॉस के वर्ड से, तो इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी में हम टिश्यूज को रीशेप करते हैं। ठीक है, बॉडी की जो चमड़ी है, जो बोन्स है, उनको रीशेप किया जाता है। तो इसलिए वर्ड ये प्लास्टिकॉस से प्लास्टिक सर्जरी बन गया। तो ये नहीं है कि हम प्लास्टिक अपना यूज करें या प्लास्टिक इसमें कोई यूज होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो अल्टीमेटली बॉडी में जो स्किन और जो हड्डियां हैं वही यूज होती हैं। आप एचडीपी और एलडीपी लेके आ जाओ तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा सर, ये तो रहा आपका प्रोफेशनल करियर। अभी आपने बात करी कि पहले कम होते थे, लेकिन सर आज भी अगर हम इंडिया का डाटा उठाएं, प्लास्टिक सर्जन आज भी बहुत कम है। तो इसमें क्या एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है, या इसके लिए लोग अभी भी अवेयर नहीं है कि डॉक्टर ज्यादातर इस तरफ नहीं जाते, क्यों लोग एनेस्थीसिया या अपना जनरल सर्जरी या आईवी, इन सब चीजों जो मतलब इजीली मिंटिंग मनी है, उसकी तरफ जाते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हमारे देश की जनता तकरीबन 140 करोड़ के करीब होने जा रही है, और क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन्स जो क्वालिफाइड है, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास डिग्री होल्डर्स हैं, क्वालिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस है, वो शायद 2500 से भी कम है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 2400 कुछ नंबर है जो हमारे क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन। तो सर फिर इस तरह से हम बात करें, शायद नॉर्थ इंडिया, दिल्ली के इधर तो आप जैसे 2-4 लोग ही होंगे फिर?
नहीं, ऐसे नहीं है, वो शहरों में ज़्यादा आ गए हैं, राइट, लेकिन पेरिफेरी में है नहीं। उसका रीज़न ये है कि एक तो प्लास्टिक सर्जरी सुपर स्पेशलिटी है, राइट। ठीक है? पहले आप एमबीबीएस करते हो, हुँ, फिर आप एमएस करते हो, हुँ, जनरल सर्जन बनते हुँ, हो। एमएस के बाद फिर 3 बरस की और ट्रेनिंग है, हुँ, फिर आप एमसीएच करते हो, फिर प्लास्टिक सर्जन बनते हो। हुँ। प्लास्टिक सर्जन बनने के बाद भी आप किसी सुपर स्पेशलिटी के बीच में जाना चाहते हो, कॉस्मेटिक सर्जरी में जाना चाहते हो, तो 1-2 साल का और कोई ना कोई कोर्स करते हो, तो पढ़ाई बड़ी लंबी चलती है। मतलब प्लास्टिक सर्जन बनना है 40 साल के आस-पास जाके ही बनता है ढंग से अगर एस्टेब्लिश होना, एस्टेब्लिश जैसे होना मैं आपको बताऊँ कि मेरी पढ़ाई 32 बरस तक चली, ठीक है? बिल्कुल। तो 32 बरस तक तो आजकल के जो नए नौजवान हैं, बच्चे आईटी इंडस्ट्री वाले, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो क्योंकि मेहनत ज़्यादा है जी, इसमें, ठीक है? और पेशेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा। ये तो जिसका शौक है अपने अंदर से कि मैंने यही काम करना है, मेरे हुँ, को पुनर्निर्माण करना है हुँ, हुँ, अंगों का, हुँ, हुँ, ठीक है? तो वही प्लास्टिक सर्जन बनते हैं। अब राइट। जैसे हमारे इस हॉस्पिटल में हुँ, हम टीम है हमारी पूरी हुँ, 4 प्लास्टिक सर्जन्स की, हुँ, हुँ, जो कि पूरे पंजाब में कहीं भी नहीं है। हुँ, हुँ, तो आप कहेंगे इतने सारे प्लास्टिक सर्जन इकट्ठे होके काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? तो ये ताकि सब जो लोग आते हैं उनको इसका फ़ायदा हो सके, फ़ायदा यू हो नो? सके। अच्छा सर नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर से ही शादी करते हैं। हुँ। तो आपने भी शादी मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर से ही की होगी। तो सर ये लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज रही? तो ये हमारी हम दूसरे को एक-दूसरे को जानते थे, राइट, तो यू कैन से हमारी फैमिलीज़ भी जानती थी। ओके। तो लव कम अरेंज होगी। लव कम अरेंज मैरिज मैं कहूँगा। राइट। तो मैम सर किस ब्रांच से आती हैं? मैम साइकियाट्री में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ओके। भी अपने टाइम के, अपने ज़माने के ओनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुँ, हुँ, इन पंजाब थे। हुँ, हुँ। जबकि सिर्फ़ एक पीजीआई में होते थे और बाहर किसी भी हॉस्पिटल में कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं होता था। तो वो अ, साइकियाट्री से जुड़े हुए जो रोग हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हैं। राइट। अच्छा सर हमने ये भी सुना है कि आप शूटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो सर आप बर्ड्स जो शूट करते हैं वो किस तरह से करते हैं? गन से करते हैं या कैमरा से करते हैं? देखो, गन से शूट जो डॉक्टर्स हैं वो कम ही करते कम ही हैं, करते हैं क्योंकि ठीक है? उनको जीवन देने का हाँ, शौक होता है। तो गन से शूट हम कम ही करते हैं। मेरे को शौक है बर्डिंग का विद द कैमरा, राइट। ठीक है? तो मेरी उसमें भी एक मेरी स्पेशलिटी है हुँ। कि जो उड़ते हुए बर्ड्स हैं, जो 100 की स्पीड पे या 60 किलोमीटर की स्पीड पे उड़ रहे हैं, उनको कैच करना। मतलब आपने वहाँ पे भी एक स्पेशलाइज़ेशन ढूँढ ली कि नॉर्मल बैठे हुए हाँ, बर्ड्स नहीं आपको बैठे हुए बर्ड चाहिए। नहीं, राइट, उनको लेना है जो दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं। अच्छा सर दौड़ते-दौड़ते हमने सुना है कि आप ड्राइविंग के भी बड़े शौकीन हैं। आपने लगभग पूरा हिमालय गा लिया हुआ है अब गाड़ी पे ड्राइव करते-करते? हाँ, ये मेरे को सैर करने का, ट्रैवल करने का भी शौक है। हमने सारा ये लेह लद्दाख, श्रीनगर, कारगिल, पैंगोंग लेक, चाइना बॉर्डर तक हुँ, गाड़ी अपने आप खुद चला के हुँ। सारा ट्रैवल करा हुआ है और काफ़ी इंडिया में घूमे हैं। तो सर आपकी अपनी फील्ड इतनी स्पेशलाइज्ड है और वैसे भी आपने जैसे कहा कि डॉक्टर्स भी बहुत कम है, तो आप इन सब चीज़ों में टाइम निकाल कहाँ लेते हो? कि आपके पास तो वैसे ही रश रहता होगा इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि ट्रॉमा और बाकी केसेस तो बहुत सारे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम कैसे देखो निकालते हैं? ऐसा है, एक कहावत है कि ओनली अ पर्सन हू इज़ बिज़ी हैज़ टाइम, ओके, ठीक है? जो वेला बैठा है ना उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, ये भी ठीक बात है? सही है। तो ऐसा है जब आपका शौक होता है कि मैंने कुछ करना है, हुँ, हुँ। मन में ये चाहत है कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को ये भी इसका भी एक्सपीरियंस लेना है, तो आप समय निकाल लेते हो, ऐसी बात नहीं है। पेशेंट भी देखते हैं, सुबह हुँ, से शाम तक पेशेंट देखते हैं, हुँ, लेकिन कुछ छुट्टी का समय जो अपने लिए होता है, हुँ, हुँ, उसमें अपने शौक पूरे करते हैं। तो ये एक पैरेलल चीज़ है, हुँ, यू नो अगर आप सिर्फ़ अपने प्रोफ़ेशन में फँस जाओगे हुँ, हुँ, तो शायद आप उसमें भी किसी टाइम पर आकर इतना थक जाओगे कि हुँ, आप आगे नहीं चल पाओगे, हुँ, हुँ, ठीक है? अगर आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ अपनी एक हॉबी को भी लेके चल रहे हो, जी, तो आप कभी इधर से शिफ्ट इधर होते हो, इधर से शिफ्ट इधर होते हो, तो दोनों को बरकरार आप कैरी कर सकते हो। वेरी तो गुड। मेरा तो ये मानना है और बड़ी खूबसूरती से काम हो रहा है। अच्छा सर एक समय ऐसा भी था जब आप पायलट बनना चाहते थे, आप एयर फोर्स में जाना चाहते थे। तो हाँ, सर आप उड़ते-उड़ते ज़मीन पे डॉक्टर कैसे ज़मीन पे बन कैसे आ गए? डॉक्टर कैसे बन गए? गए? एक्चुअली मेरी जो स्कूलिंग हुई वो सैनिक स्कूल कपूरथला से हुई। जी, 1964 ऑनवर्ड्स। तो वो तो बच्चों को तैयार ही एनडीए के लिए करते हैं, फौज बिल्कुल। के लिए करते हैं। जी। तो पढ़ाई में ठीक थे, अच्छे थे। हुँ, तो एनडीए में सिलेक्शन हो गई, तो मैंने ऑप्ट भी एयरफोर्स करा। हुँ, हुँ, तो एयरफोर्स में मेरिट भी अच्छी आ गई।
लेकिन हमारी जो माताजी थी वो थोड़ा घबरा गईं, जी हमारा ये अकेला-अकेला बेटा है तो नहीं मैंने नहीं इसको फ़ौज में भेजा क्योंकि हमारी फैमिली में मोस्टली मेरे चाचा-ताया फ़ौज में ही थे। हुँ, हुँ। तो वो चाहते थे ये कुछ हट के काम करे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मेरे को कहा बेटा कि मेरा मन कुछ और है, तो मैंने कहा वो बताइए, मेरे को भी शौक था वैसे हुँ, शुरू से मेडिसिन्स के बारे में, जी, केमिकल्स के बारे में जी। इंटरेस्ट था। हुँ, तो कहते डॉक्टर बन सकते हो? हुँ, हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था। ओके। मैंने कहा बन जाएँगे उसमें तो वहाँ से शुरुआत हुई हुँ, और धीरे-धीरे चलते-चलते यहाँ पहुँच गए। राइट। तो सर ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप हवा में नहीं उड़ पाए, तो अब आप पंछियों की उड़ान के साथ अपने आप को कहीं हाँ, न कहीं उनको कोरिलेट कर जोड़ लिया। जोड़ लिया कहीं न कहीं हाँ, आपने। बिल्कुल। अच्छा सर, आप जैसे डॉक्टर हैं, मैम डॉक्टर हैं, अब आपके आगे दोनों बेटे हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं। तो हाँ जी। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें कुछ और करना है? जैसे आप कुछ और करना चाहते थे, आपको बनना डॉक्टर पड़ा। तो ये आपकी फ़ील्ड को देखते हुए वो डॉक्टर बन रहे हैं या उनका शौक डॉक्टरी था? देखो ऐसा है मेरे 2 बेटे हैं, बड़े वाला अमेरिका में है, न्यूरोसर्जन है, जी। ठीक है? बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, छोटे वाला यूरोलॉजिस्ट है, हुँ, हुँ। किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह का जो डॉक्टर है। तो ऐसा है कि हम अब डॉक्टर के घर में वो क्या देखते थे मोस्टली कि फादर हॉस्पिटल जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं बड़े-बड़े, घर में मदर के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो शुरू से उनका ट्रेनिंग ही उस तरफ थी। ओके। ठीक है, उनको लगा ही नहीं कि कोई दुनिया में और भी कुछ चीज़ है, उनको यही इतनी अच्छी चीज़ें लगती थी कि हुँ। डॉक्टर बनना बड़ी अच्छी चीज़ है। शायद रिस्पेक्ट भी उस टाइम हमारे टाइम ज़्यादा थी डॉक्टर्स नहीं, की, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट तो सर हमारी ठीक है? सोसाइटी में शुरू से ही रही है। हाँ, तो उनको अच्छा लगा और बड़ी अच्छी बात हुई कि मेरे को किसी भी दोनों बेटों में से हुँ, कभी किसी के लिए डोनेशन नहीं देनी पड़ी हुँ, हुँ, या मेरिट पे ही वो आए, मेरिट पे उन्होंने पढ़ाई करी, मेरिट पे ही वो अमेरिका गए, हुँ, वहाँ पे सेटल हो हुँ, बड़े अच्छे सेटल्ड हैं। हुँ, तो ये भगवान की कृपा है, कुछ बच्चों के अपने कर्म हैं जो मैं कहूँगा या कुछ हमारी सीख ऐसी है कि जो हमने उनको दिया देखते जो बने, हुँ। वो दोनों डॉक्टर बन गए। सर हमने एक चीज़ और भी सुनी है कि आप जो एक ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको बना के तो आप चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन हमने सुना है कि आप वुड स्कल्पचर भी कर रहे हैं, कि आपने ये भी सीख लिया कि मैं जब इंसान में जान जिसमें है, उसको अगर मैं रिकंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मैं लकड़ी में भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो सर ये शौक कैसे पैदा हो गया? वो देखो ऐसा है, उसके 2 कारण हैं। जी, एक कारण तो ये है कि ट्रैवल काफ़ी किया, जी, तो मन में था अब और क्या करना है। जी, दूसरी बात ये हुई कोरोना आ गया, जी, तो घर में कुछ टाइम के लिए बैठना पड़ा। जी। तो वहाँ पे ध्यान आया सामने कि पेड़ है, ये लकड़ी है, उसमें से फिगर नज़र आने शुरू हो गए मेरे को। हुँ, हुँ, ठीक है कि इस लकड़ी का ऐसे जा रही है तो ये इसका नाक बन सकता है हुँ, और नीचे से अगर इसको करें तो उसकी आँख भी बन सकती है। हुँ, तो औज़ार तो चलाते थे हम, हुँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो थे ही, हुँ। थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स बड़े खरीदने पड़े सिर्फ, बड़े ठीक है? राइट। कार्विंग के लिए। तो वहाँ से फिर हमने कुछ पेड़ों को लिया, कुछ टहनियाँ ली और कार्व आउट करते-करते कार्विंग शुरू करी हुँ, हुँ, और बड़ा अच्छा लगता था जब ल लगता था कि लकड़ी में जान पड़ गई। हुँ, ये तो टहनी थी एक या तो ये एक लॉग ऑफ वुड था, हुँ, तो ये तो अब स्माइलिंग फेस बन रहा है। जी, तो बस वो शौक जैसे मैंने कहा ना कि जो बिज़ी आदमी होता है उसी के पास टाइम होता है। जी, तो जैसे ही हॉस्पिटल से जाना, हुँ, पहले तो कुछ टाइम तो कोरोना था, छुट्टी थे, घर में बैठे थे, उसके हुँ, बाद हॉस्पिटल से जाते ही हुँ, अपना सामान रखा हुँ। और ये शुरू हो गए, छोटे इंस्ट्रूमेंट रखे और बड़े पकड़ लिए। बड़े पकड़ लिए। तो आई थिंक वो एक जो है कि मन में चाहत कुछ और करने की, हुँ, वो सब इंसानों में होती है लेकिन कुछ इंसान अपने आप को सीमित कर लेते हैं, हुँ, हुँ, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हुँ, हुँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान को अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। तो सर मेरे को इससे ये लगता है कि आपके अंदर डॉक्टर कम और शायद कलाकार ज़्यादा है, क्योंकि आप इतनी सारी कलाकारियाँ करते हो कि देखो प्लास्टिक सर्जरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। चाहे हम उसको साइंस कह देते हैं, लेकिन उसके साथ एक कला भी जुड़ी है। इसी तरह से ये करते हैं। तो ये करते-करते आप पेंटिंग भी करने लग गए? ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। डॉक्टरी एक सब जैसे आपने खुद ही कहा कि डॉक्टरी एक सबसे बड़ा कलाकारी है जी। और मेरा मानना ये है कि एक डॉक्टर हुँ, हुँ। अगर इंसान को अंदर से समझ सकता है, उसकी एनाटॉमी जान सकता है, उसकी फिजियोलॉजी जान सकता है, कैसे काम करती है, तो वो सबसे मुश्किल है। जी, ठीक है? ह्यूमन बॉडी सबसे और सबसे बढ़िया नेचर की एक देन है हमारी धरती के ऊपर, जी, ठीक है? इससे कॉम्प्लिकेटेड कोई और चीज़ नहीं है जी। हमारे। तो डॉक्टर तो
इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को जब जान लेता है तो उसको लगता है ये पेंटिंग मैं करके देखूं ये तो कर ही लूंगा, ये स्कल्पटिंग है मैं करके देखूं ये मैं कर ही लूंगा। तो ये जब आप में आती है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपका मन करता है कि मैं कुछ और करके देखूं और करके देखूं। अच्छा, हम सर पर्सनल चीजों से फिर दोबारा आपके प्रोफेशन की तरफ आएंगे। आपने एक बीच में प्लास्टिक सर्जरी में बात करी थी कि जेंडर करेक्शन या चेंज ऑफ जेंडर भी जो है वो प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। तो सर जो लोग जेंडर चेंज करवाते हैं, जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कह देते हैं, तो क्या जेंडर चेंज होने के बाद दे कैन गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी में हम जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, उनकी सिर्फ रीशेपिंग करते हैं। ठीक है, मेल टू फीमेल अगर बनाना है तो उस फीमेल में हम ब्रेस्ट लगाएंगे, ठीक है, नीचे योनि बनाएंगे, ठीक है, और इसी तरह मेल को चेंज करेंगे। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो नया बच्चा पैदा करने की क्षमता है, वो डिपेंड करती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे। ठीक है, जैसे ओवरी है, वहां पे अंडकोश है, तो वहां पे अगर अंडा नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा, और अगर वो मेल हमने चेंज कर दिया, उसके टेस्टिकल्स में अगर स्पर्म्स नहीं बनेंगे, ठीक है, तो वो नहीं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एज ए सेक्सुअल एक्ट वो कर पाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल होता है इसमें। तो मतलब सिर्फ ये कह सकते अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि जितना मेरे को समझ आया कि वो लोग अपने मन के हिसाब से, जो लड़का था सोचता था मैं लड़की बनना चाहता है, लड़की या मैं लड़का, वो उस शेप में आके जी तो सकता है, लेकिन वो चीज नहीं कर सकता जो एक नेचुरल फीमेल या नेचुरल मेल करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली मन की ही धारणा होती है। साइकोलॉजिकली बड़ा डिस्टर्बेंस होता है इन ट्रांसजेंडर्स में कि मेरी बॉडी तो मेल जैसी है, साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि मैं फीमेल हूं अंदर से, या वाइस वर्सा कि मैं फीमेल हूं, लेकिन देखने में मैं फीमेल हूं, पर मेरा मन तो मेल की तरह है। तो ये बड़े दुविधा में होते हैं ये। तो तभी तो हमारा लॉ बन गया है कि इनको ऑपरेट करके इनकी जो समस्या का ये जो हल है ये किया जाए। ठीक है, तो वो दे फील वेरी कंफर्टेबल। जब फीमेल बॉडी में फीमेल माइंड भी आ जाता है तो कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आपने प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड जब चूज करी और जब आप प्राइवेट फील्ड में, उस वक्त लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब लोगों को अवेयरनेस होगी ड्यू टू सोशल मीडिया कह लो, या बहुत सारी साइंस के ऊपर बातें होनी शुरू हो गई और हम आसपास में सारी चीजें देखते हैं। तो सर, जब इनिशियल स्टेज में आपको लोगों को समझाना पड़ता था, बताना पड़ता था प्लास्टिक सर्जरी क्या है, इसमें हम क्या काम करते कैसे, तो सर अब सिचुएशन कितनी सही है? अब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नहीं करनी पड़ती? बहुत फर्क है जी। मैं चंडीगढ़ में 89 से हूँ। उसके पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, बठिंडा था, जालंधर में पोस्टेड था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो विल बी सरप्राइज कि मैं पहला प्लास्टिक सर्जन था जो अवेलेबल था इन दी मार्केट। राइट, देयर वाज नो प्लास्टिक सर्जन एनीवेयर इन पंजाब जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी है। तो मतलब हम कह सकते हैं प्लास्टिक सर्जन पंजाब के पहले हैं। हाँ। तो उस समय बड़ी दुविधा थी लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता क्या। ठीक है, इवन सो मच सो, लोगों को तो छोड़िए, हमारे डॉक्टर्स को, एमबीबीएस लेवल के जो डॉक्टर्स थे, मेडिकल ऑफिसर्स लेवल के डॉक्टर्स थे, उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मेरे लिए तो वो फेज काफी, आई वुड से, मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग था कि लोगों को बताया कैसे जाए। ठीक है, तो मैंने तो फिर उसके बाद सेमिनार्स करने शुरू करे, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करनी शुरू करी, पैम्फलेट्स छापने शुरू करे। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इंडिया की पहली वेबसाइट ऑन इंटरनेट मैंने बनाई प्लास्टिक सर्जरी। ग्रेट। इन 1999 हमने पहली वेबसाइट प्राइवेट सेक्टर में लॉन्च करी, प्लास्टिक सर्जरी chandigarh.com के नाम से। और उस समय क्योंकि वो फर्स्ट लॉन्च था तो आपके सारे मीडिया, जी न्यूज, स्टार न्यूज ने उसको कवरेज दी थी। और तो इसी तरह बस कारवां चलता गया, लोगों को बताते गए, अपनी खुद को इम्प्रूव करते गए, बाहर जाते गए, अमेरिका गए, वहां से कुछ नई चीजें सीखी। उसके बाद कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, पहले तो अटेंड करी, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया, लेक्चर्स दिए। तो ये सब चलता रहा। तो आज अब इस स्टेज में आके
मेरे को लगता है कि हमने लोगों को, अपने डॉक्टर्स को, जो नए प्लास्टिक सर्जन को एक ऑलरेडी एक चैनल बना के दे दिया और लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई कि अब इजीली, आई थिंक इट इज मच इजियर नाउ फॉर देम। अच्छा, चलते चलते अगर हम आज की बातचीत को समाप्त करना चाहें, तो कोई एक ऐसी इच्छा या कोई ऐसा आप दिमाग में अभी प्लान आपके चल रहा है कि ये चीज अब मेरे को नेक्स्ट करनी है, जिसके लिए अब आप कुछ नया दिमाग में चल रहा हो आपके? देखो, प्रोफेशनली तो मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस अभी भी कम है लोगों में, राइट। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, ट्राई सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जिसका नाम रखा है हमने, इसमें आपको कहीं पे भी, जैसे बताया कि 4 प्लास्टिक सर्जन इकट्ठे नहीं मिलेंगे, जी। ठीक है? तो मेरी ये धारणा है कि एक व्यक्ति जो हमारे सेंटर में आता है या किसी भी सेंटर में जाए प्लास्टिक सर्जरी के लिए, उसको भटकना ना पड़े, जी। ठीक है? कि तू इस काम के लिए इस यहाँ चले जाओ, इस काम के लिए पीजीआई चले जाओ, इस जी। काम के लिए वहाँ चले जाओ, तो एक ही जगह पे सब कुछ उसको मिले। जी। तो ये मेरी एक इच्छा है शुरू से कि जितना कम परेशानी हो मरीज को, उतनी कम होनी, वो सबसे बढ़िया है। सो दैट वाज़ द रीज़न कि हमने एक ग्रुप बनाया प्लास्टिक सर्जन्स का। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि हर एक डॉक्टर के पास, जैसे मैंने कहा कि अल्टरनेटिव अपनी एन्जॉयमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क ज़रूर होना चाहिए। जी। ठीक है? कि आप कोई भी इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम हर रोज़ 12 घंटे काम करें, ऑपरेशन करें और अपने माइंड को फ्रेश रख सकें। कभी-कभी बर्नआउट जिसको कहते हैं, बर्नआउट होता है, ठीक है? तो उस बर्नआउट से निकल के आप स्कल्पटिंग करो, पेंटिंग करो, योगा करो, स्विमिंग करो, गेम्स खेलो, ताकि आप फिर तैयार हो जाओ उस काम में जाने के लिए, ठीक है? तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं तो कहूँगा डॉक्टर से कि जितना आप बिज़ी हो, ये टाइम निकल जाएगा। अगर आपके मन में है कि मैंने अपने काम के साथ ये भी काम करना और उसको भी एन्जॉय करना, तो बढ़िया। वो आपने वो बात कही ना, कहते एक बार जब गीता का ज्ञान चल रहा था तो अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि मेरे को भगवान कोई एक ऐसी एक लाइन बताओ कि जो मैं दुख में पढ़ूं तो मेरे को मजा आए और जब मैं सुख में पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं। तो उसने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ। तो वही बात है कि सर, वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन आपके जैसे लोग जो वक्त के साथ साथ कुछ इतिहास बना जाते हैं या कुछ एक नई चीज गढ़ जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के जीवन में कोई फर्क डालता है। तो सर, आपसे बात करके और बहुत सारी नई चीजें या बहुत सारी एक अवधारणाएं जो शायद मेरी भी थी या शायद हमारे दर्शकों की भी थी, वो आपके थ्रू क्लियर हुई होंगी और शायद लोगों के दिमाग में ये जो है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या करती है और क्या नहीं करती, शायद हम उसके ऊपर कुछ एक नया विचार लोगों को दे पाए होंगे। तो आपके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।